अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? आज फिर से डॉक्टर सामा हमारी खिदमत में हाजिर हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर जिसका नाम है हाइपोथायरॉयडिज्म। जी डॉक्टर सामा प्लीज़ बताइए हमारे वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, आप कैसे हैं? ठीक हैं? खैर खैरियत से हैं? ठीक ठाक। जी, आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो हाइपोथायराइडिज्म है। तो मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि पहले हम स्टार्ट करते हैं कि थायराइड होता क्या है। तो थायराइड बेसिकली एक बटरफ्लाई टाइप की तरह तितली होती है, सिर्फ एक ऑर्गन है जो हमारे इधर गर्दन के साथ ट्रेकिया के साथ बाहर निकल रहा होता है, उसके इर्द-गिर्द होता है। तो जो थायराइड है वो बेसिकली मेटाबॉलिक सेंटर है हमारी बॉडी का। उधर से हार्मोन सीक्रेट्स होते हैं और वो जो हार्मोन है वो पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो इसमें से 2 किस्म के हार्मोन्स होते हैं, T3 होता है, T4 होता है। और इसका जो लेवल है वो कंट्रोल हो रहा होता है हमारे दिमाग से। यानी थायराइड इधर हमारा मौजूद है, जो इसका लेवल है वो हमारे दिमाग से कंट्रोल हो रहे थे। और वो कौन कंट्रोल कर रहा होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। ये मैं बेसिकली थोड़ी बहुत व्यूअर्स के लिए एक टेक्निकल टर्म्स हैं। तो उसमें ये है कि वो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है और वो टीएसएच रिलीज करता है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब हम थायराइड की लेवल चेक करवाने के लिए जाते हैं तो डॉक्टर साहब लिखते हैं टीएसएच। टीएसएच बेसिकली पिट्यूटरी हार्मोन है जो थायराइड को कंट्रोल कर रहा होता है, उसकी रेगुलेशन कर रहा होता है। तो थायराइड हमने बताया अपने व्यूअर्स को कि ये एक बटरफ्लाई टाइप का ऑर्गन है जो हमारी नेक के ऊपर, गर्दन के ऊपर है और वो बर्न किया हुआ ट्रेकिया के साथ, जो हमारी सांस की नाली है उसके ऊपर लगा हुआ होता है। और ये एक मेटाबॉलिक सेंटर है जिससे हमारे हार्मोन्स जो है वो सारे कंट्रोल हो रहे होते हैं। यानी जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है वो हमारा थायराइड कंट्रोल कर रहा है। तो जिस तरह अल्लाह ताला ने हर चीज को एक मुनासिब मैनर रवि में रखा है। तो जब एक चीज बढ़ जाए तो वो हाइपर हो जाती है, एक चीज कम हो जाए तो वो हाइपो हो जाती है। तो आज हम बात करें कि जो थायराइड है वो कम हो जाए तो उसको हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। तो आज इस बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि थायराइड कम होने से या हाइपोथायराइड होने से भी क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। जी डॉक्टर सामा आपने एक वर्ड यूज़ किया है मेटाबॉलिज्म, हमारे व्यूवर्स को बताइएगा ये मेटाबॉलिज्म लाइक ये कैसे क्या होता है ये? बेसिकली ये हमारी बॉडी का पूरा सिचुएशन को रीड करना होता है मेटाबॉलिज्म ने। यानी हमारी बॉडी, हम पूरा दिन एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, खाना खाते हैं, तो ये बेसिकली मेटाबॉलिज्म ही सारा कुछ करवाता है। तो कुछ लोग हमारे लेमन टर्म्स में या जो हमारे लोग होते हैं वो कहते हैं जी इसका मेटाबॉलिज्म बहुत तेज है, कुछ कहते हैं जिसका मेटाबॉलिज्म बड़ा कम है। तो बेसिकली मेटाबॉलिज्म होता है उसमें आपकी हार्ट बीट भी आ जाती है, उसमें आपकी जो खुराक हजम होना वो आ जाती होती है, उसके बाद आपका जो बॉडी अपीयरेंस है वो आपकी मेटाबॉलिज्म में आ जाती होती है। तो सारी चीजें जो मेटाबॉलिज्म में होती है। तो जो थायराइड है वो हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहा होता है। तो जिस तरह आज हमारा टॉपिक है हाइपोथायराइड का, तो उसमें क्या होता है, इसमें हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होगा। नाम से जाहिर है हाइपो, तो हाइपो का मतलब है कि मेटाबॉलिज्म हमारा स्लो होगा। ठीक है। उस स्लो का हमें क्या, मैं इसकी क्लिनिकल फीचर्स भी फिर आपको बता देता जी हूँ। डॉक्टर साहब हमारे व्यूवर्स को बताइएगा इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं हाँ, पेशेंट के अंदर? तो इसके जो साइन सिम्टम्स है हाइपोथायराइडिज्म के वो ये होगा कि सब कुछ स्लो डाउन हो जाएगा। स्लो डाउन में हमारी हार्ट बीट स्लो होगी, इसमें हमारा वेट गेन होगा। औरतें आती हैं, खुसूसन ये हाइपोथायराइडिज्म फीमेल्स में कॉमन होता है, मेल्स में भी हो सकता है बट ये ज्यादा कॉमन फीमेल्स में होता है। ठीक है। तो वो आती है हमारे पास वेट गेन के साथ, वजन बढ़ा और भूख भी नहीं लग रही, वजन बढ़ा है और उसके बाद उनके जो बाल हैं वो कोर्स हो गए, वो बाल गिरना शुरू हो गए हैं और बहुत ज्यादा मोटापा आ गया है। और उसके बाद किसी काम करने को दिल नहीं रहता, सुस्ती कायली रहती है और कब्ज के साथ प्रेजेंट होती है। डॉक्टर साहब हमें कॉन्स्टिपेशन रहती है। ये इसकी साइन सिम्टम्स होते हैं। इसमें आपका दिल की धड़कन जो है वो कमजोर हो जाती है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, उसमें आपकी खुराक हजम नहीं होती, वेट गेन हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन रह रही है और आपको कोल्ड इंटॉलरेंस हो जाती है, ठंड आपसे बर्दाश्त नहीं होगी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब आपने एक चीज़ यहाँ पे डिस्कस की है कि इसके अंदर जो है भूख नहीं लगती जी। और आपने कहा है कि हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर जो है वो वेट गेन होता है। तो जी। इसका क्या मतलब, क्या हम इसको एज्यूम कर सकते हैं कि एक तरफ हमें भूख नहीं लग रही, हालांकि देखना तो ये चाहिए कि अगर भूख लगे तो हम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फिर वेट गेन हो सकता है। तो तो मैं वही बात आपको करूंगा कि जिस तरह हमारी गट मोटिलिटी होती है ना, तो मेटाबॉलिज्म के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। तो इस पेशेंट का जो हाइपो के साथ आता है उसका वेट जो है वो मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो है। तो वो जो खुराक खाएगा वो उसकी आगे हजम नहीं होगी, वो स्टमक में, अगर हम नॉर्मल अनाटमी देखें तो स्टमक है, स्टमक के बाद इंटेस्टाइन है, उसके बाद रेक्टम है, तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। जो वो खुराक उसकी हजम ही नहीं हो रही है, जो उसकी पेरिस्टालसिस है
खुराक की जो डाइजेशन होती है वो भी प्रॉपर नहीं होती। जो नॉर्मल बंदा 8 घंटे में डाइजेशन करता है वो हो सकता है उसको 12 घंटे लगे डाइजेस्ट करने में। ठीक तो है। ना उसे भूख लगेगी और वो जो पुराना खाना है वो उसको ब्लॉटिंग करेगा और उसकी वजह से उसको वेट गेन होगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब आप बताइएगा इसको लाइक इसको इसकी डायग्नोसिस हम कैसे बना जी, सकते हैं? बिल्कुल इसके डायग्नोसिस के लिए सबसे पहले तो आपने अपने डॉक्टर को रुजू करना है। जो डॉक्टर हैं वो आपको थायराइड प्रोफाइल का टेस्ट लिख के देंगे। थायराइड प्रोफाइल में क्या चीज़ आ जाती है, आपके टीएसएच आ जाते हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है जो हमारा दिमाग सिक्रीट कर रहा है थायराइड को रेगुलेट करने के लिए। तो मैं अपने व्यूअर्स को बताता हूँ कि अगर हमारे पास थायराइड कम काम कर रहा है तो टीएसएच ज़्यादा सिक्रीट करेगा और थायराइड ज़्यादा काम कर रहा है तो टीएसएच कम सिक्रीट करेगा। बेसिकली ये बैलेंस हमारी बॉडी को बनाना चाहता है। तो जो हाइपोथायराइड के पेशेंट्स होंगे उनमें टीएसएच रेज्ड होगा। उसमें टीएसएच रेज होगा क्योंकि थायराइड कम काम कर रहा है, हाइपोथायराइडिज्म है तो टीएसएच रेज होगा। फिर दूसरा टेस्ट इसमें होता है फ्री T3 T4। तो फ्री T3 T4 जो है वो कम होंगे, टीएसएच ज्यादा होगा, जिसका डायग्नोस्टिक पॉइंट होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम हाइपरथायराइडिज्म देखेंगे तो उसमें इसकी उल्ट हो जाएगा। उसमें टीएसएच जो है वो कम होगा और फ्री T3 T4 जो है वो ज्यादा हो जाएंगे। तो हाइपोथायराइडिज्म में हम पेशेंट प्रेजेंट करेगा, उसके लैब टेस्ट कराएंगे, टीएसएच कराएंगे और साथ में T3 T4 लेवल्स करवाएंगे। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब हमारे व्यूअर्स को बताइएगा अगर लाइक इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या-क्या हो सकती हैं? हाँ जी, इसकी कॉम्प्लिकेशंस में ये हो सकता है कि इनफर्टिलिटी हो सकती है फीमेल्स के अंदर। जिस तरह वेट गेन हमने कहा जिसके साथ हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया हो सकता है, पेशेंट जो है वो मोटापे के साथ प्रेजेंट करेगा। फिर हार्ट डिजीजेस हो सकती हैं। फीमेल हमारे पास आती हैं तो उनके जो पीरियड्स हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं, यानी वो कहती हैं कि डॉक्टर साहब हमें 2-2 महीने में पीरियड्स नहीं आते, फिर या तो हर 15 दिन बाद जो नॉर्मल उनका साइकिल होता है वो पीरियड्स का डिस्टर्ब हो जाता है। फिर उसके बाद हेयर लॉस हो जाते हैं, बॉडी जो है उसके यानी वो स्किन जो है वो अपना मेटाबॉलिज्म मेंटेन नहीं कर सकती, तो इस वजह से वहाँ पे पैचेस बनने शुरू हो जाते हैं। तो जो चीज़ यानी हमारी बॉडी एक नहीं चाह रही वो हमारे हाइपोथायराइडिज्म में प्रेजेंट हो रहा है, यानी हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया हो गया, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल हो गया, हार्ट डिजीज होगी, साथ में कोर्स हेयर्स हो गए और साथ में पेशेंट जो है वो जो उनका साइकिल होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल वो डिस्टर्ब के साथ प्रेजेंट होंगी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब हमारे व्यूअर्स को बताइएगा ये होता क्यों है, किन लोगों में होता है, ये हेरिडिटरी होता है? जी डॉक्टर साहब इसमें एक तो जो कॉज होती है वो तो हेरिडिटरी होगी जिस तरह आपने बताया। दूसरा ये होता है कि सॉल्ट जब हम कम खाते हैं तो उसमें आयोडीन होती है कंपोनेंट, तो आयोडीन की कमी की वजह से भी ये हो सकता है। तो कुछ चीज़ होती है वो जेनेटिक्स के साथ होती है, कुछ चीज़ होती है जिस तरह मेटाबॉलिज्म हमने कहा तो हो सकता है कि वो आपका मेटाबॉलिज्म बाद का रेडियोथेरेपी कीमोथेरेपी के पेशेंट्स आते हैं तो वो हाइपोथायराइडिज्म के साथ प्रेजेंट करते हैं। तो उसकी वजह ये होती है कि शायद उन्हें कैंसर हुआ है, उन्होंने रेडिएशंस लगवाई है, कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स यूज किए हैं, तो उसकी वजह से भी हाइपो हो सकता है। तो इसमें हमने एक हेरिडिटी कह दिया, दूसरा आयोडीन डेफिशिएंसी इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम बचपन में देखते थे तो कहते थे आयोडीन मिला नमक खाएं, तो आयोडीन मिला नमक हाइपोथायराइडिज्म को रोकने के लिए हमारे पास यूज होता है। परफेक्ट। अच्छा डॉक्टर साहब इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, इसकी प्रिवेंशन में तो नॉर्मली हम इसका ट्रीटमेंट ही कर सकते हैं। तो इसका ये होता है कि लाइफ लॉन्ग इसकी मेडिकेशंस होती है, तो हम उम्र में मेडिकेशन प्रेस्क्राइब नहीं करता, मगर फिर भी अगर आपका हाइपोथायराइडिज्म डायग्नोज हो गया तो आप लीवोथायरोक्सिन एक नाम की ड्रग होती है वो आपने लाइफ लॉन्ग यूज करनी है। तो कोशिश ये करनी है कि वो आपने अपने डॉक्टर के मुताबिक यूज करनी है, और वो उसका अगर आपने छोड़ने दिया तो वो पीरियडिकली टेपर ऑफ करनी है, यकदम आपने नहीं छोड़नी। अगर आप यकदम एक दिन गोली ले ली, दूसरे दिन आपने छोड़ दी, फिर गोली ले ली, फिर छोड़ दी, इसका नुकसान ये होगा कि आपका थायराइड जो है वो और ज्यादा एलिवेट होगा और वो प्रॉब्लम्स आपके लिए होने शुरू हो जाएंगे। तो जो भी मेडिसिन है वो अपने डॉक्टर के से प्रेस्क्राइब करवा के लेनी और उसको रेगुलर लेना है। 24 आवर्स के बाद उसकी रेगुलर होती है, या फिर वो आप बीडी भी कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि आप डॉक्टर से आप प्रेस्क्राइब कराएं, इसकी मेडिकेशन में लीवोथायरोक्सिन होती है और वो लाइफ लॉन्ग लेनी। बाकी जिस तरह प्रिवेंशन में आपने कहा कि आपने आयोडीन का इस्तेमाल करना है, आपने वेट लूज करना है, आपने एक अपना हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, आपने वॉक करनी है, तो कोशिश करें कि आप अपना वेट जितना मेंटेन करेंगे उतना आपका हाइपोथायराइडिज्म बेटर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब लास्ट हमारे व्यूअर्स के लिए कोई गोल्डन टिप दे दें? गोल्डन टिप्स ये होता है कि मैं कहता हूँ कि पेशेंट को जब भी आपको साइन एंड सिम्टम्स होने स्टार्ट हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप फौरन अपने करीबी डॉक्टर को चेक कराएं। यानी इसमें क्या होगा कि आपको नींद नहीं आ रही, आपको उकताहट महसूस हो रही है, दिल में बेचैनी है, वजन बढ़ा है, यानी ये चीज़ें पहले होंगी, फिर उसके बाद वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा, फिर उसके बाद आपको मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, आपको कॉन्स्टिपेशन रहेगी।
तो इस तरह की जो आपको मसले मसाइल हो रहे हैं, फिर आप करीबी डॉक्टर को चेक कराएँ, क्योंकि जितना जल्दी आप डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे, उतनी जल्दी आपकी डायग्नोसिस होगी, और जितनी जल्दी आपकी डायग्नोसिस होगी, उसके बाद ही आपका ट्रीटमेंट शुरू हो सकेगा। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप जो भी पेशेंट इस तरह की चीज़ें फेस कर रहे हैं, वो करीब-तरीन अपने डॉक्टर को चेक कराएँ, और जितना अर्ली डायग्नोसिस होगा, उतना आपके ट्रीटमेंट में हेल्प आउट होगी। ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सामा थैंक यू आपका सो मच। हमारे थैंक यू। जज़ाकल्लाह। थैंक यू।